तो कहानी की शुरुआत में हमें एक सुनसान जंगल में मौली नाम करके एक लड़की को दिखाया जाता है। अब ये लड़की जंगल में इसलिए आई होती है क्योंकि वो मैप के जरिए जंगल के अंदर किसी लोकेशन को ढूंढ रही थी। कुछ समय तक जंगल के अंदर उस लोकेशन को ढूंढने के बाद वो अपने घर चली जाती है। घर पर हम उसकी छोटी बहन जेन को देखते हैं। ये दोनों साथ में रहते हैं। इन दोनों बहनों के अलावा इस दुनिया में इनका और कोई नहीं है। आज के दिन जब मौली नाइट शिफ्ट करने के लिए जा रही थी तब वो अपनी कार ना ले जा करके अपनी बहन की कार लेकर के जाती है, क्योंकि उसकी कार में कुछ प्रॉब्लम था, इसलिए वो अपनी कार नहीं लेके जाती है। और वैसे भी रात भर जेन को कहीं जाना नहीं था क्योंकि अगले दिन उसका एग्जाम था और उसे पढ़ाई करनी थी। इसके बाद हमें मालूम चलता है कि मौली एक दुकान पर काम करती है। काम के दौरान आधी रात को वो अपनी बहन के पास कॉल करती है। उसकी बहन सोई नहीं थी क्योंकि रात के अभी भी 12 बज रहे थे और वो पढ़ाई कर रही थी। बहन से बात करने के दौरान जेन का बॉयफ्रेंड उसके पास कॉल कर देता है, जिसके बाद वो कॉल कट करके अपने बॉयफ्रेंड से बात करने लगती है। बात हो जाने के बाद वो अपने परिवार की तस्वीर देखते हुए सो जाती है। इधर मौली जब काम कर रही थी तब एक कस्टमर उसे टिप दे करके जाता है, जिसके बारे में मौली जा करके अपने दोस्त एलिस को बताती है। तब एलिस कहती है कि इसमें कौन सी बड़ी बात है, वो कस्टमर यहाँ पर रोज आता है और उसने मुझे भी टिप दिया है। अब काम खत्म हो जाने के बाद सुबह होते होते मौली घर आ जाती है। घर आने के बाद वो अपनी बहन जेन को पुकारने लगती है, लेकिन उसे जेन कहीं नहीं दिखाई देती है। खिड़की दरवाजे सब बंद था, लेकिन जेन आखिर गायब कहाँ हो गई ये मौली को बिल्कुल नहीं पता था। जेन का किताब टेबल पर रखा हुआ था, उसने अपने कपड़े को भी चेंज नहीं किया था। यह सब कुछ देखने के बाद मौली जेन के बॉयफ्रेंड के पास कॉल करती है, लेकिन उसका बॉयफ्रेंड कॉल नहीं रिसीव करता है। तभी मौली अपनी बहन का ईयररिंग नीचे गिरा हुआ पाती है जिसमें डायमंड लगा हुआ था। इस दौरान मौली उस किडनैपर के बारे में सोचने लगती है जिसने आज से कुछ दिन पहले मौली को किडनैप किया था। खैर मौली देखती है कि एक फ्रेम में से उसकी तस्वीर भी गायब थी। मौली को पूरा शक होने लगता है कि उसी किडनैपर ने उसकी बहन को किडनैप कर लिया है। वो फौरन अपनी सारी फाइलें लेकर के पुलिस स्टेशन में पहुंच जाती है और वहाँ जैक से मिलती है। वो जैक से कहती है कि किडनैपर वापस आ चुका है। इन सब का बॉस जो कि थॉमस है वो भी मौली की बात सुनने के लिए आता है। मौली इन सबको बताती है कि मेरी बहन घर पर अकेली थी, वो किडनैपर मेरे पीछे पड़ा हुआ था, उसे लगा कि मैं घर पर अकेली हूँ और यह सोच करके वो मेरी बहन को उठा ले गया। मैं अपनी बहन की कार लेकर के काम पर गई थी और मेरी कार घर पर ही खड़ी थी, इसीलिए किडनैपर को लगा होगा कि मैं घर पर अकेली हूँ। वैसे ये घटना हुए अभी 24 घंटे नहीं हुए थे, इसीलिए पुलिस वाले मौली की बातों को ज्यादा सीरियस नहीं लेते हैं। पुलिस वालों का कहना था कि एग्जाम की वजह से उसे टेंशन हुआ होगा, तो वो टेंशन फ्री होने के लिए अपने पास के किसी दोस्त के पास चली गई होगी। ऐसे केसों को मैंने पहले भी देखा है, लोग नाराज होकर के अपने दोस्त के घर पर चले जाते हैं और वहीं पर रुक जाते हैं। अब एक प्रकार से मौली की हेल्प करने के लिए यहाँ पर कोई भी पुलिस वाला तैयार नहीं हो रहा था। उसी समय जेन का जो बॉयफ्रेंड था वो मौली के पास कॉल करता है और बताता है कि वो एग्जाम देने भी नहीं आई है, जिसके बाद मौली श्योर हो जाती है कि किडनैपर ने ही उसे किडनैप किया है। मौली के चले जाने के बाद जैक अपने एक ऑफिसर को बताता है कि मौली की बातों को ज्यादा सीरियस लेने की जरूरत नहीं है। कुछ समय पहले मौली को एक किडनैपर ने किडनैप कर लिया था, पता नहीं कैसे, लेकिन वो उस किडनैपर से बच करके वापस आ गई थी। लेकिन जब हमने छानबीन शुरू किया तो किडनैपर्स का कोई नामो निशान तक नहीं मिला। किडनैपर के बारे में सोच सोच करके उसका दिमागी हालत भी खराब हो गया था और उसे पागल खाने में भी भेजा जा चुका है। इधर हम बिल को देखते हैं जो कि मौली के घर पर आया हुआ था। जब उसे मालूम चलता है कि जेन गायब हो गई है तो उसे भी टेंशन हो रहा था। बिल जब जेन के कमरे में जाता है तब वो देखता है कि जेन ने अपने कपड़ों को चेंज किया है। तब मौली बताती है कि उसने रात में यही कपड़ा पहना था, लेकिन उसका कलर चेंज था। खैर अब मौली के पास जब कोई ऑप्शन नहीं बचता है तब वो अपने पड़ोसी के पास जाती है और उनसे पूछती है कि क्या उसने रात के समय में किसी को यहाँ पर आते जाते हुए देखा था क्या। तब उसकी पड़ोसन बताती है कि वो रात में कुछ ज्यादा ही जल्दी सो जाती है। हाँ, लेकिन सामने के घर में जो इंसान रहता है वो रात भर जागता है क्योंकि उसकी बीवी उसे छोड़ करके चली गई है।
इसी के गम उसे सोने नहीं देता। अब मौली सामने के घर में जो इंसान था उसके पास जाती है और उससे झूठ बोलते हुए कहती है कि रात के समय में मेरी दादी की कार चोरी हो गई। क्या तुमने रात के समय में यहाँ पर किसी को आते जाते हुए देखा? अगर तुम मुझे उस चोर के बारे में नहीं बताओगे तो वो दोबारा चोरी करने के लिए आएगा और इस बार वो तुम्हारा भी सामान चुरा सकता है। जिसके बाद वो इंसान कहता है कि रात के समय में उसने एक कार की आवाज तो सुनी थी। रात के लगभग 2 बज रहे थे और वो कार तुम्हारे घर के सामने आकर के खड़ी थी। वो कार ब्लू कलर में थी और उस पर लिखा हुआ था 24 आवर्स सर्विस। अब घर पर जाने के बाद मौली ऐसी कारों को चेक करने लगती है जो 24 आवर्स सर्विस देने का काम करती है। मौली को जैसे ही उस कार के बारे में मालूम चलता है तो वो सीधा दुकान पर पहुंच जाती है और वहाँ पर वो टायलर से मिलती है जिनसे वो कार के बारे में पूछने लगती है। जिसके बाद टायलर बताता है कि रात के समय में मेरी कोई भी कार डिलीवर करने के लिए कहीं नहीं गई है। तब मौली बताती है कि मैंने आपकी कंपनी की ही कार अपने घर के बाहर देखी है। ये चोरी का मामला है, इसलिए मैं जानना चाहती हूँ कि आपकी कार को लेकर के मेरे घर के सामने कौन आया था। अब इसके बाद टायलर अपने बेटे को बुलाता है और उससे पूछताछ करने लगता है। उसके बेटे का भी यही कहना था कि रात के समय में कार कहीं पर भी नहीं गई है क्योंकि डिलीवर करने के लिए रात के समय में कोई सामान था ही नहीं। अब इसके बाद मौली बाहर आ जाती है जहाँ पर वो कार को देखती है। वो एक बार कार के अंदर जा करके उसकी छानबीन करने लगती है। कार के अंदर उसे एक टेप और बिल पेपर दिखाई देता है। उसी समय यहाँ पर टायलर का बेटा आ जाता है जिसके ऊपर मौली गन तान देती है और फिर वो उससे पूछने लगती है कि जब तुम डिलीवर पर नहीं गए थे तो ये बिल इस कार में कहाँ से आया। वो बताता है कि रात के समय में एक इंसान उसके पास आया था और उसने 1 घंटे के लिए मेरी कार रेंट पर ली थी। वो मुझे अच्छे खासे पैसे दे रहा था, इसलिए मैंने कार उसे रेंट पर दे दिया। मुझे बिल्कुल नहीं पता है कि वो कौन था और कहां से आया था। मैंने पैसे लिया और कार उसे दे दिया। मौली ये जानकारी लेने के बाद वो भी यहाँ से निकल जाती है, लेकिन पुलिस वालों के पास ये खबर आ जाती है कि मौली के पास एक गन है और उसने एक दुकानदार को गन दिखा करके उसे धमकी भी दिया है। जिसके बाद जैक मौली के पास कॉल करता है और उससे कहता है कि देखो तुम ऐसा कोई काम मत करना जिसकी वजह से तुम्हें दोबारा पागल खाने में जाना पड़ जाए। अब जैक मौली की इन्फॉर्मेशन के बारे में सभी लोगों को बता देता है। वो सबको बता देता है कि इस कलर की कार है, उसमें एक लड़की बैठी हुई है जिसके पास गन है। इधर हम मौली को देखते हैं जो बिल पेपर को लेकर के एक दुकान पर आकर के पहुंच जाती है क्योंकि उस बिल पर इसी दुकान का नाम लिखा हुआ था। लेकिन इस दौरान कुछ पुलिस वाले उसी दुकान के बाहर से गुजर रहे थे जो कि मौली के कार को देख लेते हैं और उन्हें मालूम चल जाता है कि मौली इसी दुकान के अंदर है। इधर मौली बिल दिखा करके दुकानदार से उस इंसान के बारे में पूछने लगती है जो इन सारे सामान को लेने के लिए यहाँ पर आया था। तब दुकानदार बताता है कि इन सामानों को लेने के लिए एक लंबा इंसान आया था और उसने अपने सर पर टोपी पहन रखा था। वो मेरे सामने बक रहा था कि रॉयल होटल वाले बहुत बुरे हैं क्योंकि वो मेरी कार को गलत जगह पर पार्क कर देते हैं। इससे मैंने अंदाजा लगाया कि वो रॉयल होटल में रुका हुआ है। मौली जैसे ही बाहर आती है तभी वो पुलिस वालों को देखती है, जिसके बाद वो भाग करके वॉशरूम के अंदर चली जाती है। पुलिस वालों को जैसे ही मालूम चलता है कि मौली इस समय वॉशरूम के अंदर है तब वो मौली को पकड़ने के लिए वॉशरूम के दरवाजे को तोड़ देते हैं। लेकिन मौली खिड़की को तोड़ करके वहाँ से बाहर निकल आई थी और यहाँ से भाग जाती है। यहाँ से फरार होने के बाद वो पूछताछ करते हुए रॉयल होटल के पास पहुँच जाती है। वो किसी से कुछ नहीं पूछती है, सीधा होटल के अंदर चली जाती है जहाँ पर वो देखती है कि एक कमरे का दरवाजा खुला हुआ था। कमरे के अंदर जाने के बाद उसे टेप दिखाई देता है और कुत्तों को खिलाने वाला खाना दिखाई देता है, जिसको देखने के बाद मौली उस समय को सोचने लगती है जब उसे एक जगह पर कैद करके रखा गया था और उसके भी सामने ठीक ऐसा ही खाना फेंका गया था। यह देख करके मौली को यकीन हो जाता है कि शायद ये वही किडनैपर है। उसी समय कमरे के अंदर मौली को एक कार्ड दिखाई देता है जिस पर लक स्टार लिखा हुआ था और ये कार्ड उसी इंसान का है जिसने दुकान पर मौली को टिप दिया था। उसी समय यहाँ पर इस होटल का जो मैनेजर है वो आ जाता है और वो मौली से मिलता है। वो मौली को बताता है कि हाँ, एक अजीब इंसान था जो यहाँ पर रुका हुआ था, लेकिन उसने मुझे अच्छे खासे पैसे दिए इसलिए मैंने उससे कुछ नहीं पूछा। अब मौली यहाँ से सीधा अपने दोस्त एलिस के घर पर जाती है और उस कस्टमर के बारे में पूछने लगती है जिसने टिप दिया था। एलिस बताती है कि वो कस्टमर तो मेरे बहुत क्लोज आने वाला था,
क्योंकि उसने मुझे नंबर भी दे दिया था। हालांकि उसने नंबर को कूड़े में फेंक दिया था। अब एलिस से वो नंबर लेने के बाद मॉली यहाँ से निकल जाती है और उस नंबर पर कॉल करती है। वो किडनैपर कॉल को रिसीव करता है और मॉली से कहता है कि मुझे अच्छे से पता है तुम कौन हो। अगर तुम अपनी बहन को बचाना चाहती हो तो उस लोकेशन पर आ जाओ जिस लोकेशन पर मैं तुम्हें आने के लिए बोल रहा हूँ, क्योंकि इसके अलावा तुम्हारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। अगर तुम नहीं आओगी तो मैं तुम्हारी बहन को जान से मार दूंगा। अब उस किडनैपर के कहने पर मॉली उसकी ठीक लोकेशन पर पहुंच जाती है, जो कि जंगल के बीचों बीच में था, और वहां पर मॉली अपनी बहन की तस्वीर को भी देखती है। अब यहीं पर सीन कट होता है और हम मॉली की बहन जेन को देखते हैं। ड्रग्स का नशा उतर जाने के बाद जब उसे होश आता है तब उसे मालूम चलता है कि किसी ने उसे बांध करके रखा है। अपने आप को छुड़ा करके जब वो बाहर आती है तब उसे मालूम चलता है कि वो तो अपने ही बेसमेंट के अंदर थी। अब जेन पुलिस वालों को बताती है कि मेरी बहन मॉली को ढूंढो, वो सच कह रही थी। किडनैपर ने मुझे सच में किडनैप किया था, उसने मुझे मेरे ही बेसमेंट में बंद करके रखा था। इधर मॉली जंगल के अंदर एक कुएं के पास पहुंच जाती है। उसी समय उसके पीछे कोई आ जाता है जो मॉली को धक्का दे देता है, जिसकी वजह से वो कुएं में गिर जाती है। दरअसल वो कोई और नहीं बल्कि किडनैपर ही था, जो मॉली को धक्का देने के बाद अब वो खुद कुएं के अंदर आ जाता है। लेकिन शायद उस बेचारे को नहीं पता था कि मॉली के पास गन है। उसी गन से वो किडनैपर को शूट कर देती है, जिसकी वजह से किडनैपर बेचारा कुएं में ही गिरा रह जाता है। मॉली के पूछने पर किडनैपर बताता है कि उसने उसकी बहन को किडनैप करके उसके ही बेसमेंट में छुपा करके रखा था। मॉली जब तस्वीर को अच्छे से देखती है तब उसे मालूम चलता है कि किडनैपर सच बोल रहा है, ये लोकेशन उसके बेसमेंट की ही है। लेकिन अब जैसे कि मॉली गुस्से में थी इसलिए वो किडनैपर को छोड़ती नहीं है, बल्कि कुएं में आग लगा देती है, जिसकी वजह से किडनैपर जल करके मारा जाता है। मॉली के पास मैसेज आता है कि जेन सही सलामत है, वापस घर आ जाओ। जिसके बाद मॉली फौरन घर पहुंचती है और वो अपनी बहन से मिल करके बहुत खुश थी। इस तरीके से दोस्तों मॉली हार नहीं मानती है और वो अपनी बहन को ढूंढ निकालती है। अब पुलिस वालों को भी यकीन हो जाता है कि किडनैपर को लेकर के मॉली जितनी भी बातें बोल रही थी वो सब कुछ सच है। किडनैपर ने सिर्फ इन्हीं 2 लड़कियों को नहीं बल्कि कई लड़कियों को किडनैप करके उस जंगल में लेके गया था और बहुत से लोगों को मार भी दिया है। जिसके बाद पुलिस भी अब इसके बारे में रिसर्च करने लगती है और उस जंगल में जिस जगह पर किडनैपर लोगों को मार रहा था वहाँ की तहकीकात करने लगती है। इसी के साथ दोस्तों ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। दोस्तों हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप लोगों का दिल से शुक्रिया।